यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद अध्याय की मुख्य बातें। राष्ट्रवाद की भावना का आगमन। यूरोप में पुनर्जागरण काल ऐसी भावना है जो एक ही सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से राजनैतिक जागृति को जन्म देता है। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस बीच जनतंत्र एवं राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभरने लगी थी। चार्ल्स दसम के निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासन के विरुद्ध फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना उभर रही थी। उसके कार्यों से उदारवादियों और जनता में गहरा आक्रोश पैदा हुआ और 28 जून 1830 ई0 को फ्रांस में महायुद्ध शुरू हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में भी तत्कालीन व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन उठ खड़े हुए। 19वीं सदी के आरंभ में इटली कई छोटे छोटे स्वतंत्र राष्ट्रों में विभक्त था और अलगाव की भावना थी। ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे राष्ट्र इटली के एकीकरण का विरोध करते थे, परंतु इसके बावजूद इटली में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इसी बीच इटली में मेज़नी का प्रादुर्भाव हुआ। वह एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था। उसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण में काउंट काबूर आया। उसने 1853 में फ्रांस से मित्रता कर ऑस्ट्रिया, जो इटली के एकीकरण का विरोधी था, अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसके बाद गैरीबाल्डी ने इस काम को आगे बढ़ाया। इस प्रकार 1871 ई0 में इटली का एकीकरण मेज़नी काबूर और गैरीबाल्डी जैसे नेताओं के प्रयास से पूर्ण हुआ। इटली के एकीकरण के दौरान जर्मनी में भी एकीकरण का प्रयास जारी था। वहां भी जर्मनी अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। वहीं प्रशा सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। 1828 ई0 में फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को हवा दी। यह निर्णय लिया गया कि प्रशा ही जर्मन एकीकरण का नेतृत्व करेगा, परंतु फ्रेडरिक, जो कि एक निरंकुश शासक था, ने इस आंदोलन को दबा दिया। फ्रेडरिक के देहांत के बाद उसका भाई विलियम सत्ता में आया। वह राष्ट्रवादी विचारधारा का था। विलियम ने जर्मन एकीकरण को ध्यान में रखकर विस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। विस्मार्क ने अपनी राजनैतिक सूझबूझ और कर्मठता का परिचय देते हुए अनेक ऐसे निर्णय लिए जिससे एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ और अंततः 1870 ई0 में जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के मानचित्र पर आया। इस राष्ट्रवाद से यूरोप में राजनैतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया। यूनान, हंगरी और बोहेमिया में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी के प्रभाव ने ऑटोमन राज्य के पतन की कहानी लिखी। यूनान में तुर्की से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल पड़ा। यूरोप की अस्मिता के सवाल पर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने एक साथ मिलकर तुर्की एवं मिस्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। फलस्वरूप यूनान को तुर्की की गुलामी से मुक्ति मिली। यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। हंगरी भी कैसे अछूता रहता, उस पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभाव था। हंगरी में कोसूत तथा फ्रांसिस डिक इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। कोसूत ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया और व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। जनता उसके साथ थी। अंततः 31 मार्च 1848 ई0 को ऑस्ट्रिया में हंगरी की कई बातें मान ली और स्वतंत्र मंत्रिपरिषद का गठन किया। प्रेस की स्वतंत्रता दी और राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। सामंती प्रथा समाप्त हुई और हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान की गई। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण रूस के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुए, परंतु इंग्लैंड और फ्रांस से सहायता नहीं मिलने के कारण इसे रूस ने दबा दिया। बोहेमिया में भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा, परंतु ऑस्ट्रिया ने क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन किया और यह आंदोलन स्थायी न रह सका। अतः यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना फ्रांसीसी क्रांति से ही उत्पन्न हुआ। इस क्रांति ने, राष्ट्रवाद ने, यूरोप ही नहीं पूरे विश्व को जागरूक बना दिया, जिसके कारण एशिया और यूरोप में भी साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ।